अब ये वीडियो हम बना रहे हैं उन कैंडिडेट्स के लिए, आपके लिए, जो या तो न्यू हैं, बिल्कुल आप एग्ज़ाम की तरफ भी जा रहे हैं, सीएसएस की तरफ सोच रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, एमबीए, बीबीए जो भी है आपका सब्जेक्ट, और या फिर आप सीनियर हैं लेकिन आपकी मार्क्स अच्छी नहीं आ रही हैं, किसी भी वजह से। रीज़न बहुत सारे होते हैं। जब हम वीडियो बनाएँगे ना डिटेल में, तो उस चीज़ों से हमें पता लगेगा कि आपको पता लगेगा इनफैक्ट कि आप कौन से एरिया में गैप्स हैं, कहाँ पे आपको वर्किंग करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर तो आपने अपने एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया है कि जी हमने देना भी है और हमने क्लियर भी करना है, तो मेरी जो वीडियोज़ हैं उनको आप देखें। और ये नहीं है कि एक बार देखकर भी आपने छोड़ दिया, नहीं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो चीज़ें आप एज़ अ लेक्चर देख रहे हैं, दोबारा से देखें। जब तक कि आपको चीज़ें समझ ना आए मुझसे पूछें, मुझे इनबॉक्स कर लें, तो मैं वहाँ पे भी अवेलेबल हूँ। जो मैं हर वीडियो में आपको कहती हूँ कि मैं फ़ेसबुक पर अवेलेबल हूँ, मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। और हमारा इस वक्त मोटिव यही है कि जो पाकिस्तान में बहुत परसेंटेज कम आ रही है सब्जेक्ट्स क्लियर करने की, स्पेसिफ़िकली देखें कि इंग्लिश और एसे, ठीक है? तो हमें उसको इम्प्रूव करना है। अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसका मकसद क्या है करने का? मैंने एक तो ऐसे आपके लिए सॉल्व किया है जो आप देख सकते हैं, मेरी प्रीवियस वीडियो में है। वो भी स्क्रैच से ही सॉल्व किया है। अब इस तरीके से सॉल्व करते हैं जैसे मैं खुद कैंडिडेट थी और मुझे इशू हुआ था। और वो ये था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये ऐसे है। अच्छा, आपने, मैं अगेन आपको बताऊँ, मैं हर वीडियो में कहती हूँ, किसी के भी कहने पे आपने ये नहीं स्टार्ट करना कि जी पहले पैराग्राफ राइटिंग करो, पहले आपने जो है वो डॉन न्यूज़पेपर या कोई और पढ़ना है, उसके बाद जो है वो आप स्टार्ट करोगे, नहीं। इट मीन्स कि आप फिर स्कूल से स्टार्ट कर लो, फिर आप 16 ईयर एजुकेशन ले लो, फिर सीएसएस की तरफ ना आ जाओ, ठीक है। तो ये जो भी आपको सजेशन दे रहा है ये फेल्योर सजेशंस हैं, बस और कुछ नहीं। तो आपने जाना किस तरफ है? आपने अपने सीएसएस के पेपर की तरफ जाना है। जो चीज़ आपने करनी है उसी को सॉल्व करना है आपने। आता है नहीं आता, वो चीज़ हमें करने के टाइम पे पता लगेगी, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पर है एन एनालिसिस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स, ठीक है। अब इस तरीके से लेते हैं कि मैं वो कैंडिडेट हूँ जो चाहे मैंने अटेम्प्ट किया है, नहीं किया, लेकिन मुझे आता नहीं है फ़िलहाल कुछ भी, ठीक है। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें। अब नहीं समझ आ रहा फर्स्ट सेंटेंस कौन सा हो, आउटलाइन कैसे बनाऊँ, क्या करूँ? किसी सीनियर ने गाइड किया है, ठीक है, फिर भी नहीं आ रहा समझ में, क्योंकि वो हमारी उस लेवल पे आके नहीं समझा रहे हैं जहाँ पर हमें ज़रूरत है ना चीज़ें समझने की, ठीक है। अब आपने ऐसे को समझना है पहले टॉपिक को। कैसे? देखिए यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स। ग्लोबलाइजेशन का जो की जो मीनिंग है वो आपको पता होगी। अब यहाँ पे उसने इन पर्टिकुलर मार्केट्स कर दिया है कि कैसे जो मार्केट्स हैं वो ग्लोबलाइज्ड हैं, ठीक है। उसकी क्या करनी है? बस एनालिसिस करनी है। किस चीज़ की? कॉन्सेप्ट की। अब ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स में आप ये देखें कि आज हम यहाँ पे बैठ के यूएसए, चाइना, मतलब जैसे अमेज़न से मंगवाते हैं चीज़ें, किसी और प्लेटफॉर्म से, तो किसी भी कंट्री से हम जो है वो बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो हमारी जो मार्केट्स हैं वो ग्लोबलाइज्ड हो गई हैं। बिजनेसेस जो हैं वो एक दूसरे से चीज़ें खरीद कर रहे हैं। जैसे पेपर है, आपके प्लास्टिक बैग्स होते हैं, दूसरी चीज़ें हैं, पेपर बैग्स होते हैं, वो कहीं बाहर कंट्री से मंगवाते हैं, बने बनाए हुए, यहाँ पर नहीं मैन्युफैक्चर होते कभी कभी। तो ऐसी जो भी सारी एग्जांपल्स हैं उनको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स। अब ये तो चीज़ चलें, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आ गया, चाहे आप न्यू हैं। अब आप आपने कहा कि ये तो कॉन्सेप्ट है, ये आ गया। अब इसको एनालाइज़ कैसे करना है, ठीक है। ये चीज़ें आती हैं थोड़ा सा जब आप वर्किंग करते हैं चीज़ों पे ना, तब। तो अब जब मैंने वर्किंग की है तो मैं आपको समझाती हूँ कि हमने किस तरीके से इस ऐसे को बहुत आसान लेके और ऐसा लिखना है कि हम ऐसे क्लियर कर लेंगे। चलें आ जाते हैं आउटलाइन की तरफ। आउटलाइन में अब आपने स्टार्ट करना किस तरीके से है, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कोई भी ऐसे हो, ये वाला ऐसे हो या कोई दूसरा ऐसे हो, कोई भी ऐसे हो, इंट्रोडक्शन, उसके बाद बैकग्राउंड और थीसिस स्टेटमेंट, ये चीज़ें आपने सेम रखनी है कोई भी ऐसे हो। तो ये आपके आउटलाइन की दो चीज़ें ऐसी हो गई, तीन, के जो आपको आती हैं, सही है ना। उसमें आपको कोई मसला नहीं होगा, आपको 1 सेकंड 2 सेकंड लगेंगे इसको लिखने में, आपने लिख लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक की तरफ। अब अच्छा, ये ना डिटेल में मैंने बताया हुआ है आपको,
ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है, मेरा आप वीडियो आप देख लें अगर आपने नहीं देखा। इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना है ये मैंने बताया है लाइन बाय लाइन ना, सेंटेंस बाय सेंटेंस कि आपने इंट्रोडक्शन में किस तरीके से ऐसे स्टार्ट करना है। मैं दोबारा से बता देती हूँ कि यहाँ पे जैसे इंट्रोडक्शन है तो हमने कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, फिर बताना है ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स क्या होता है, और ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स जो है वो इवॉल्विंग एक कंडीशन में है ये बताना है। फिर आपने इंट्रोडक्शन में लिखना है कि हमने ऐसे में क्या लिखना है, मीन्स आप इसमें फ्यूचर टेंस भी यूज़ कर सकते हैं और प्रेजेंट टेंस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन आप आ जाए बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में ऐसे समझ लें कि हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव होता है ना, आपने हिस्ट्री बतानी है इसमें कि जी पहले मार्केट कैसे ग्लोबलाइज होती थी, अब टेक्नोलॉजी के बाद कैसे ग्लोबलाइज हुई है, क्योंकि यहाँ देखिए वर्ड कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं है, तो आपने सारा कुछ ना टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं लेकर जाना है, क्योंकि यहाँ से कोटेशंस जाती हैं और वहाँ से अगर कोई भी चीज़ कपड़ा है, कोई भी चीज़ बाहर मुल्क में जाती है, जैसे दुबई है, सऊदी है, तो वहाँ पे ना लॉन और ऐसे कपड़े जो होते हैं वो कम होते हैं, तो वो यहाँ से जाते हैं। तो वो ज़रूरी भी नहीं है कि बस टेक्नोलॉजी की मदद से जा रहे हो, पहले भी जा रहे थे। तो अब कुछ टेक्नोलॉजी के बाद कुछ ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि एक पर्सपेक्टिव को लेके नहीं चलना, क्योंकि वो पर्सपेक्टिव आपको दिया नहीं हुआ है। और अगेन यहाँ पे ये जर्नल ऐसे है, इसको इन पर्टिकुलर पाकिस्तान नहीं करना है, मतलब आपने ये नहीं कर देना है कि देखिए हम पाकिस्तान में बैठ के ये चीज़ें मंगवाते हैं, हम पाकिस्तान में बैठ के वो नट्स मंगवा रहे हैं और कोई दूसरी चीज़ें वो मंगवा रहे हैं, कोई फर्नीचर मंगवा रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं करना है आपने, क्योंकि ये एक जर्नल ऐसे है। तो आपने एग्जांपल्स भी इसी तरीके से देनी है कि जैसे आप कहते हैं कि यूएसए है वो चाइना से कुछ मंगवा रहा है, और आपको कोई भी एग्जांपल याद हो, आपने करंट अफेयर्स की थोड़ी बहुत तैयारी अगर कर रहे होंगे तो कोई भी एग्जांपल याद हो तो आप देंगे। पाकिस्तान भी दे सकते हैं, लेकिन आपने इन पर्टिकुलर नहीं जाना पाकिस्तान पे, ठीक है। तो बैकग्राउंड में ये चीज़ आ जाएगी कि पहले किस तरीके से होती थी मार्केट्स ग्लोबलाइज्ड और अब किस तरीके से होती हैं, ठीक है। अगर फिर आप आ जाएँ, ये थीसिस स्टेटमेंट है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊँ कि अगर तो आप बिल्कुल न्यू हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि थीसिस स्टेटमेंट वो होती है जो आप आइडिया बिल्ड करते हैं किसी भी टॉपिक के लिए ना, किसी भी मतलब कि जो टॉपिक आप कर रहे हैं, ऐसे नहीं किसी भी टॉपिक के लिए। अभी ये जो टॉपिक आप कर रहे हैं इसके लिए जो आप आइडिया बिल्ड करेंगे उसको हम थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो आप आइडिया बिल्ड करेंगे वो बेसिकली आपका आउटलाइन के बाद समझ में आता है कि हमने क्या अप्रोच ली है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थीसिस स्टेटमेंट आउटलाइन में लिख रहे हैं, ये भी गलत है, नहीं लिख सकते आप। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जी हमने पास किया, क्लियर किया, तो हो सकता है आपके मार्क्स अच्छी हों, कट गई हों, क्योंकि आउटलाइन की मीनिंग मैं आपको बता दूँ। आउटलाइन की मीनिंग होती है ये, जैसे आप बुलेट पॉइंट देख रहे हैं ना, ये वाले हेडिंग को आउटलाइन कहते हैं, बस ये समझ लें। तो जब हेडिंग को आउटलाइन कहते हैं तो आप जो स्टेटमेंट पैराग्राफ लिखेंगे वो आउटलाइन नहीं होती है, ठीक है। अब आप आ जाएं एनालिसिस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स। अब जब इसके से कर रहे हैं ना हम, वो कैंडिडेट लेके कर रहे हैं, बिल्कुल न्यू हैं, समझ नहीं आता ना कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें, तो क्या लिखें ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट, ठीक है। तो सिंपल उन्होंने खुद दिया हुआ है कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ द मार्केट्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमने, ये मेन हेडिंग होती है, इसको सब हेडिंग कहते हैं, ठीक है। अभी कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट आ गया, आपने कॉन्सेप्ट देना है कि क्या होता है कंसेप्ट इसका। यहाँ पर जो मैंने बताया था कि आपने कॉन्सेप्ट देना है, तो वो एक डेफिनेशन होती है एक लाइन की बस। यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ 100 वर्ड्स का लिखना है, तो 200 वर्ड्स ऐसे कुछ होगा, ठीक है। अब आपने क्या लिखना है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को एनालाइज करना है ना, तो इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ द मार्केट्स, यहाँ पर भी सेट ही आएगा। चलें, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अभी बहुत सारी चीज़ें जैसे एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स, ठीक है, एक तो ये हो गया। एडवांटेजेस के बाद आपने डिसएडवांटेजेस नहीं देने हैं,
ठीक है, मैं आपको बता दूँ। देखें, आप एडवांटेजेस की जगह बेनिफिट्स लिखते हैं ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ द मार्केट्स। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या देना है, चैलेंजेस। अब ये चैलेंजेस क्यों देना है, ये मैं आपको बहुत एक अच्छी ट्रिक अभी बता रही हूँ। आपको बहुत सारे ऐसे इसमें काम आएगी और हो सकता है कि इसके साथ आप ऐसे बहुत जल्दी कवर भी कर लें। जी, अब आगे चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स। ठीक है, उसके बाद जब हमारे पास चैलेंजेस होते हैं तो हम क्या करते हैं, जब चैलेंजेस होते हैं तो हम उनको सॉल्व करते हैं ना, सॉल्यूशंस उनके देते हैं। तो आप लिखते हैं रिकमेंडेड सॉल्यूशंस फॉर ऑफ द मार्केट्स। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब बेनिफिट्स कौन से हैं जब ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट होती है, क्या बेनिफिट्स होते हैं। हम इसको ना जनरली कॉन्सेप्ट की तरह ले रहे हैं। ये नहीं है कि लोगों ने आपको बताया इसके बाद ये करना है, बहुत एक प्रोफेशनल ऑथेंटिक अप्रोच के साथ नहीं जा रहे हम। इस वक्त बिल्कुल सिंपल लेक्चर की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल एक सिंपल अप्रोच हो। आप टेंशन ना लेके ना लिखना स्टार्ट करें। तो बहुत कैंडिडेट मैं देख रही हूँ, उनको ये टेंशन है, जी लिखना आता ही नहीं है, लिखना आता ही नहीं, तो ऐसे तो फिर लिखा भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल मैंने आपको आउटलाइन बताई है। बहुत सारे उसमें क्या कहते हैं, टॉपिक्स में आउटलाइन जाएगी, फिर थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी, वो आप थोड़ी बहुत कर लेंगे चेंजेस जब आप लिखेंगे ना। अब देखिए बेनिफिट्स क्या होंगे, ये चीज़ हमें सोचनी है कि इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। आप वहाँ पे अपना दिमाग 100 पे चलाएंगे, आपको पता लगेगा कि बेनिफिट्स क्या होंगे। एक तो आ, इसके आपके जो है वो टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, सोशल भी आपके बेनिफिट्स होंगे। अच्छा जी, अब ये देखिए टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स, सोशल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। अब ये मैंने बहुत जनरली ना अपने माइंड से जल्दी जल्दी से थॉट्स लेके ना बेनिफिट्स इसके लिए। टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स हमारे क्या होंगे कि हम टेक्नोलॉजी यूज़ करके और मार्केट्स जो है वो ग्लोबलाइज्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ेगी। ऑटोमेशन जो है, टेक्नोलॉजी जैसे रोबोट्स होते हैं, आपके जल्दी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जल्दी पैकेजिंग हो रही है, तो टेक्नोलॉजी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, वो इंक्रीज़ होगी तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट पे असर आएगा और जिन दोनों असर होगा। ठीक है, एज अ होल सोसाइटी पे क्या असर होगा, सोसाइटी पे ये असर होगा कि लोग जो हैं वो अब डिफरेंट कंट्रीज़ से अपनी चीज़ें मंगवा सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो सोसाइटी जो है वो अब एक ग्लोबल विलेज की तरह जो कॉन्सेप्ट पहले देते थे, अब वो इन रियल सेंस बन रहा है कि अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैं टर्की से कुछ मंगवा रही हूँ, किसी और कंट्री से, जापान से मंगवा रही हूँ, तो अल्टीमेटली आपका एक रिलेशन बनता है ना कंट्री से, कल्चर से, जब आप उनकी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, खाने की चीज़ें हों, कोई भी हैं। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स क्या हैं, सबसे मेन चीज़ है, मैं आपको बताऊँ कि ये चीज़ जो है ना, ऐसी चीज़ें अगर आप इंक्लूड करेंगे, एक तो सोसाइटी, चलें सोसाइटी ठीक है, आजकल कैंडिडेट सोसाइटी पे तो बहुत बात करते हैं, तो वो जनरल हो गया है, अब उस पे नहीं कह सकते इतनी मार्क्स का। लेकिन देखिए ये वाला है ना, इस पे बहुत कम लोग बात करते हैं, हमारे यहाँ इतना ज़्यादा इसको वैल्यू दी भी नहीं जाती है, पता नहीं क्यों। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स अगर आप सोचें तो आप, अभी मैंने ना रिसेंट देखा, कल मैं देख रही थी, एक डॉक्यूमेंट्री चल रही थी। इंडिया में जो केले हैं उनके आपको पता है कि उनको ना हम जला देते हैं, जो पत्ते होते हैं कुछ भी ना, उनको हम जला देते हैं हमारे यहाँ। वो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो जब फेंकने के वेस्ट बन जाते हैं ना, उन वेस्ट से वो बैग्स बना रहे हैं जो लेदर से बनते हैं, जो लेदर से बनते हैं। तो हम देखेंगे कितना बड़ा बेनिफिट है। तो ये इन्वायरमेंट को बेनिफिट है, तो यहाँ पे हमें जानवर मारने की ज़रूरत नहीं है और उसके प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, मशीनरी इतनी ज़्यादा यूज़ करने की। तो आप जब उनको नहीं जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे हैं जो आप वहाँ पे लिखेंगे, तो ये हमें बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद अब एक मैं आपको ट्रिक बताऊँ जो मैं आपको बताने वाली थी। आपका ऐसे ऑटोमेटिक चलेगा, कैसे, जहाँ पे ये बेनिफिट्स है ना,
अब ये जो बेनिफिट्स होते हैं, यही बेनिफिट्स चैलेंजेस भी होते हैं किसी और शक्ल में। यही बेनिफिट्स क्या होते हैं? चैलेंजेस होते हैं। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं हमारे पास कि बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। अब पाकिस्तान है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी है लेकिन इतनी लेवल पे अवेलेबल नहीं है। अभी अगेन मैं आपको बताऊँ कि एक केस हुआ था जहाँ पे इंडिया आई थिंक 6th नंबर पे आया था टेक्नोलॉजी में, और पाकिस्तान 136 ऐसा कुछ था नंबर। तो हमारे कंट्री, अब जो टेक्नोलॉजिकल हमारे चैलेंजेस हैं वो कंट्रीज़ देखें, उनमें से फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर इंडिया, चाइना, दूसरी कंट्रीज़ फ़ायदा उठा रही हैं टेक्नोलॉजी यूज़ करके, बहुत अच्छी चीज़ें बना रही हैं बहुत कम कॉस्ट पे। अच्छा, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा कैसे है, मैं आपको चैलेंज कैसे होगा? अगर आप कहें कि जी कम टेक्नोलॉजी लेकिन हम चीज़ें बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी है भी, आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ से फिर एक्सपोर्ट करने में चार्जेस आ जाएँगे, वो भी नहीं होगा। ड्यूटी एक्साइज़ वगैरह पे जाते हैं ना पैसे, वो भी, तो ये चीज़ काम की नहीं होगी। अब सोशल चैलेंजेस क्या होंगे? सोशल चैलेंजेस ये हैं कि देखिए, लोग जो है ना, जब बाहर की चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, आपके पास एग्ज़ाम्पल है अभी, आप देखें कि अ, हमारा जो पूरा एक निज़ाम है यहाँ पे, ना सिर्फ़ पाकिस्तान में, इंडिया में, कहीं और है, कहीं पर भी है, वो अब एक ही चीज़ को फ़ॉलो कर रहा है। एक ही स्टाइल है सबका, ड्रेसिंग में हो, वो चाहे बोलने में हो, वो किसी और चीज़ में है, मतलब एक ही स्टाइल है। इवन लुक में आपका मेकओवर है, आपकी स्टडीज़ हैं, और इवन आप जब जो स्टडी टेबल बनाते हैं, आप देखें आजकल सोशल मीडिया पे जी सब कोई शेयर कर रहा है, ये मेरी स्टडी टेबल है, ये मेरा पढ़ने का तरीका है, ये है, सारा कुछ सेम है। तो सोसाइटी को चैलेंजेस क्या हुए कि आप अपनी जो अपने एरिया में जो आप रहते हैं और वहाँ के जिस तरीके से आपको रहना चाहिए, ये नहीं है कि ज़बरदस्ती का उसूल है, मैं इस चीज़ की तरफ तो नहीं जा रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप जो सेट कल्चर और रूल्स हैं उसको फ़ॉलो करें, लेकिन जो ज़रूरत है वो हम नहीं करते हैं। उस तरीके की ड्रेसिंग, उस तरीके का खाना, उठना, बैठना, बात करना, वो हम नहीं करें। हमारे 4 अल्फ़ाज़ जो हैं, वो अगर उर्दू के होंगे तो उसमें ज़रूर एक जो है वो, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ड कह दूँ, तो एक मैंने जो है ना उसमें लफ्ज़ डालना ही है इंग्लिश का, नहीं तो मुझे कोई मॉडर्नाइज़ नहीं कहेगा। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। दूसरा सोशल चैलेंज क्या है? सोशल चैलेंज ये है कि आपके लोगों को जॉब्स नहीं मिलेंगी, आपकी सोसाइटी जो है वो पीछे होगी, मतलब इन टर्म्स ऑफ आपकी इकोनॉमी कह दें, वो भी पीछे हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपकी एम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो कम हो जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हमारे पास कैसे ज़्यादा हो जाएंगे? अब देखिए, जहाँ पर आपने बेस्ट से चीज़ें बनाई, आपको बेनिफिट हुआ, लेकिन जहाँ पे आपको बहुत चीप चीज़ें मिल रही हैं, फॉर एग्जांपल पहले हमें प्लास्टिक के ही कंटेनर्स, दूसरी चीज़ें मिलती थी, बहुत कम कम पैसों में मिलती थी ना। अब क्या हो रहा है? अब अगर आपको कोई चीज़ 100 रुपए की मिलती थी, अब आपको 10 रुपए की मिल रही है, अब आपने 10 चीज़ें ले ली। और जब आपके पास, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, जो मैंने खुद ने पढ़ी थी और मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है, आपके पास जितनी ज़्यादा रिसोर्सेज होती हैं, या ऐसे समझ लें पैसे होते हैं जब ज़्यादा, तो आप में डिसिप्लिन नहीं होता, फिर आप इनडिसिप्लिन होते हैं। आपके पास 10 चीज़ें हैं, आप 8 खराब कर देंगे, क्योंकि आपके काम की तो वैसे भी 1-2 ही थी। तो इसका इम्पैक्ट किस पे आएगा? अगेन एनवायरनमेंट पे आएगा। अगेन वो चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल लेंगी, कोई उनको जलाएगा, कोई गलत तरीके से एनवायरनमेंट में फेंकी जाएंगी, यूज़ होंगी। तो ये चैलेंजेस भी आपके हो गए, ठीक है। तो जो आपको, आपने देखा इंट्रोडक्शन सेम होता है हर ऐसे का, हमने कॉन्सेप्ट दे दिया, आप दूसरे जो ऐसेज होंगे उसमें भी ऐसा ही होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना। ज़रूरी नहीं है कॉन्सेप्ट हो, कोई चीज़ होगी तो उसकी डेफिनेशन या उसका कॉन्सेप्ट हमें लिखना पड़ेगा। इम्पोर्टेंस है या सिग्निफिकेंस, आप जो भी कहते हैं वो भी आ गई, ठीक है। अब बेनिफिट्स आपने दे, बेनिफिट्स में आप सोचें कि जो चीज़ बेनिफिशियल होती है, मैंने आपको जैसे बताया, वही चैलेंजेस भी होते हैं सोशल। और उसके बाद जो है वो मैंने आपसे कहा कि आप यहाँ पे एक और वर्ड यूज़ कर दें, इकोनॉमिक चैलेंजेस, क्योंकि आप भी वहाँ पे लिखेंगे ना तो मेरे आपको भी ये चीज़ याद आ जाएंगी। अब अगेन एक नेक्स्ट ट्रिक ये है कि देखें, बेनिफिट्स ये हैं, ये चैलेंजेस हैं, तो सीधी सी बात है कि जो चैलेंजेस होते हैं वो उन्हीं के तो हमें सोल्यूशंस देने होते हैं ना, उन्हीं के सोल्यूशंस देने होते हैं। तो आ, इसमें आप टेक्नोलॉजिकल अवेलेबिलिटी, ठीक है, इन कौन सी कंट्रीज़ में डेवलप्ड, या फिर आप अंडर डेवलप्ड।
अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में आपने टेक्नोलॉजी जो है उसकी अवेलेबिलिटी कमी है, सोशल चैलेंजेस, अवेयरनेस, ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है अवेयरनेस। आप ये याद कर लेना, ये बहुत जगह पे आता है, अवेयरनेस कैंपेन इन सोसाइटी। ठीक है, अवेयरनेस में आप अगेन बहुत सारे आइडियाज़ आपको खुद से आ जाएंगे कि लोगों को अवेयरनेस टीवी के थ्रू देनी चाहिए, लेक्चर सेमिनार्स रखने चाहिए। अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको उस तरीके से सेमिनार से देना चाहिए। और अगर कोई घर पे बैठा हुआ है तो उनको टेलीविज़न के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू ऐसे आपने प्रोग्राम्स लगाने हैं अवेयरनेस के, ताकि लोगों को ये चीज़ें पता लगे कि आपको जो है वो एक बैलेंस्ड ना सोसाइटी बनानी है अराउंड द ग्लोब। ऐसे नहीं है कि किसी को अडॉप्ट करके बैठ जाए अपनी आइडेंटिटी, अपना एरिया सब कुछ छोड़ छाड़ के। ठीक है, इकोनॉमिक चैलेंजेस में आपको क्या है कि इकोनॉमिक चैलेंजेस में सीधी सी बात होती है, मैं आपको बताऊँ ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है उसको बैलेंस करना है। सारी गाड़ियाँ बाहर से नहीं मंगवाते, क्यों? यहाँ हमारे पास अगर कोई गाड़ी बन रही है तो अच्छी बात है कि हम उसको प्रमोट करें, कोई मसाला बन रहा है उसको प्रमोट करें। ऐसे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस में भी अगेन आपने ये जो है ना, ये दोनों के लिए होगा। फिर ये देख रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसी आपके इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, क्योंकि जब आप अवेयरनेस कैंपेन करेंगे तो ये अवेयरनेस कैंपेन इसमें भी काम आ जाएगा। सही है ना? और जब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होंगी तो गवर्नमेंट पॉलिसी दोनों के लिए होंगी। तो ये अल्टीमेटली आपका बन जाएगा, रिकमेंडेशंस का पार्ट बन गया। अब आपने क्या करना है, आपको पता है, अब आपने कंक्लूजन लिखना है, बस कुछ भी नहीं है, कंक्लूजन लिखना है। अभी मैं देख रही थी, कोई कह रहा था कि शायद रेफरेंसेस कुछ भी लोग लगाते हैं, खैर वो मैं आपको बताऊंगी। अब देखें, आउटलाइन मैंने बहुत सिंपल बनाई है आपके सामने, और कहीं से भी ये नहीं है कि आपके सामने अनकट है, मैंने कहीं पे जाके सर्च नहीं किया, कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल सी आउटलाइन है। और हमें इसको सिंपल आउटलाइन को अच्छा इस तरीके से बनाना होता है कि हमें ना इसमें कुछ एग्जांपल्स देने होते हैं, कुछ केस स्टडीज़ देनी होती हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं। तो वो इवेंट का कंट्री का नाम, किसी सिटी का नाम और ईयर का नाम, किसी कोई आदमी हो, कुछ भी पर्सनैलिटी हो, उसका नाम, उससे ना हम इसको यूनिक बनाते हैं। कोई कोटेशन हो ऑथर के साथ, उसका नाम, उससे भी हम इसको यूनिक बनाते हैं। यूनिक इस तरीके से बनती, यूनिक इस तरीके से नहीं बनती कि एलियन आउटलाइन हो। और मैं आउटलाइन आजकल देख रही हूँ, पता नहीं कौन सी, ऐसे नहीं होता। इस चीज़ को अवॉइड करें, और ये चीज़ ना आप ये ऐसे इस तरीके से आप लिखें। ठीक है, और अब जो है मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ जो मैं कैंडिडेट्स की आउटलाइन में नोट कर रही हूँ। मेहरबानी करके आप जो है वो डोंट यूज़ क्वेश्चंस और क्वेश्चन मार्क्स इन आउटलाइन और इन द बॉडी, या फिर इंट्रोडक्शन ही क्यों ना हो, उसमें आपने मेहरबानी करके ये चीज़ नहीं यूज़ करनी है। ये भी मैं देख रही हूँ कि इम्पोर्टेंस, हाउ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट इज़ इम्पोर्टेंट, हाउ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट इज़ बेनिफिशियल। ये बहुत गलत अप्रोच है, फेल होने की अप्रोच है। इससे आप क्लियर नहीं होंगे कभी, क्योंकि नहीं होता क्वेश्चन मार्क यूज़ कभी भी, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आप खुद से क्वेश्चन करके खुद से जवाब नहीं दे सकते। आपसे एक ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफ़ी है बस। ठीक है, तो आउटलाइन आपने इस तरीके से बनानी है। ये उनके लिए जो बिल्कुल स्क्रैच से हम स्टार्ट कर रहे थे, समझ नहीं आता कैसे बनाएं, तो अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। ये चीज़ें सेम होती हैं। इसके बाद कंसेप्ट आपका सेम होता है, इंपॉर्टेंस की जगह कुछ और भी हो सकता है, एडवांटेजेस हो सकती हैं, कोई सॉर्ट एनालिसिस होता है, कुछ भी होता है ना, कि आप ऐसे के हिसाब से होता है। ठीक है, और ये चीज़ तो सेम होती है, मैं आपको बताऊँ, हर ऐसे में होती है। जो 3 भी कह सकते हैं आप, ये 3 ना हो ना, ये ना हो अगर, तो ये 2 तो होती है। इसको तो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। मतलब आपका ऐसे का कितना पार्ट हो गया, यहाँ देखें, चैलेंजेस से कंक्लूजन तक हो गया। ठीक है, यहाँ से ये वाला आपका हो गया। आपको किस पे ध्यान देना है? आपको सिर्फ ये पॉइंट हैं 2 जो कवर करने हैं, इस पे ध्यान देना है कि आपने ऐसे को यहाँ पे बस जो टॉपिक है ना उसको यहाँ से सेट करना है, रेलिवेंट लगे, बस आपकी आउटलाइन बन जाएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में अगर आप कहेंगे तो ऐसे सॉल्व करूँगी कि फर्स्ट सेंटेंस किस तरीके से स्टार्ट करें, अगेन किस तरीके से आगे जाएँ। और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, फेसबुक पे भी मैं अवेलेबल होती हूँ, वहाँ पर भी मुझे बता सकते हैं। आईडी मेरी नहीं है तो मैं आपको दे दूँगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी आपके लिए थीसिस स्टेटमेंट बना लेते हैं, क्योंकि इस पर बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं। मैं देख रही हूँ लोगों जो कैंडिडेट्स हैं वो सही नहीं बना रहे हैं ना, तो चलिए उस पर बनाते हैं। और आप लोग प्रिपरेशन जो है ना वो स्टार्ट करें, कुछ भी हो। सिर्फ ये नहीं है कि मुझे सीनियर मिल जाए गाइड कर दें। आप लोग मैं देख रही हूँ कि टाइम नहीं दे रहे हैं आप।
लेक्चर देखने पे भी टाइम नहीं दे रहे हैं और मेरा लेक्चर आप देखेंगे, आप पेपर क्लियर कर लेंगे। मुझे इस चीज़ पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप पेपर क्लियर कर लेंगे, ठीक है? तो हमें यही चीज़ करनी है, पाकिस्तान का ये माइंड हमें चेंज करना है कि पेपर ऐसे का या इंग्लिश का क्लियर नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, रैन एंड मार्टिन पढ़ना पड़ेगा, पता नहीं किधर जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये चीज़ स्टार्ट करें, कोई भी इशू है, कोई भी इशू है आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके ऐसे राइटिंग और इंग्लिश में मार्क्स सारे सब्जेक्ट से अच्छी आ जाएँगे। ठीक है जी?